हाँ जी। हाँ तो दोस्तों, ये हमारी पार्ट 1 है डिपॉजिट की वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे कि एक कंपनी को किन-किन लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए और अगर लेती है उनसे पैसा तो उस पे क्या-क्या लायबिलिटी आएँगी, क्या-क्या पेनल्टी आएँगी। क्योंकि डिपॉजिट्स के प्रोविज़न में बहुत हैवी पेनल्टीज़ है दोस्तों। तो इसको लेके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कंपनी जब भी किसी भी पर्सन से लोन लेती है, किसी आउटसाइडर से, तो इस पे बिल्कुल ही बैन है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन-कौन से प्रोविज़न्स, कौन-कौन से रूल्स हमें देखने हैं जब भी कंपनी किसी आउटसाइडर से फंड्स बोरो करती है या वो लोन लेती है कहीं से भी। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं कंपनी लॉ में। आज हम बात करेंगे कि जब भी कंपनी लोन लेती है किसी इंडिविजुअल से, किसी आउटसाइडर से जो कंपनी में शेयर होल्डर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है और कहीं दूर-दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो उस पे क्या-क्या लायबिलिटी होगी, क्या-क्या पेनल्टी होगी। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो सबसे पहले क्या-क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या-क्या मेन हाइलाइट्स हैं, जिसमें हम मेन पॉइंट देखते हैं कि क्या-क्या मेन प्रोविज़न्स हैं, क्या-क्या हम कर सकते हैं और क्या-क्या नहीं कर सकते। आपको एक बात बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम ना देखेंगे, जिसमें हम मना ही करेंगे चीज़ों को करने, पैसा लेने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक प्रॉपर वे आउट है कि डिपॉजिट आप कैसे ले सकते हैं, जो एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है। एक कंपनी जब भी पैसा ले रही है किसी थर्ड पर्सन से, आउटसाइडर से, तो वो कैसे ले सकती है, ले सकती है, पर उसके बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोविज़न्स हैं, उसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो आज हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जो हम नहीं कर सकते हैं हम उस पे बात कर रहे हैं, ना पे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। जो हमारे प्रोविजंस हैं डिपॉजिट्स के, डिपॉजिट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी पैसा, कोई भी मनी अगर कोई कंपनी रिसीव करती है, किसी से लेती है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो लोन है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, या वो किसी भी फॉर्म में है, पैसा आ रहा है कंपनी के पास, तो वो डिपॉजिट के प्रोविज़न से गवर्न होगा। और ये प्रोविज़न सेक्शन 73 से सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफाइड है, कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट, एलिजिबल कंपनीज कौन कौन सी हैं। बेसिकली हम डीपली नहीं जाएंगे, डीपली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक्सेप्ट होते हैं डिपॉजिट्स। पर अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या हम नहीं कर सकते बेसिकली। तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी पे, जनरल रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशंस देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि एक प्राइवेट कंपनी जो होती है वो क्या नहीं कर सकती। बेसिकली वो फंड नहीं ले सकती आउटसाइडर से, पब्लिक फंड को इनवाइट नहीं कर सकती है कंपनी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में इसके रिस्पेक्ट में, डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में कौन सा फॉर्म फाइल होता है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं उस फॉर्म में। चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे कि जो डिपॉजिट के प्रोविजंस हैं वो हमें बताते हैं कि कोई भी कंपनी है, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, वो फंड्स को, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स से। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनसे वो फंड्स बोरो कर सकती है। तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है, हाँ जी कर सकती है।
इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी हम बताएंगे आगे कि कहाँ पे ये चीज़ें हमें को दी हुई हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है पब्लिक से। पब्लिक बोले तो कोई भी आउटसाइडर, ना ही वो शेयर होल्डर है, ना ही डायरेक्टर है, ना ही एम्प्लॉई है, कोई आउटसाइडर XYZ, तो उससे वो बोरो नहीं कर सकती है कंपनी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एलिजिबल कंपनीज होती हैं, जो हमें बताया गया है जो एलिजिबल कंपनीज है, थोड़ा मैं आपको अगर ओवरव्यू दूं इस बारे में, तो सेक्शन 76 में हमें बताया जाता है कि सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से फंड्स बोरो कर सकती हैं। एलिजिबल कंपनी होती हैं जिनका जो नेटवर्थ होता है वो कम से कम होना चाहिए 100 करोड़, और जो टर्नओवर है वो कम से कम होना चाहिए 500 करोड़। तो वो कर सकती हैं आफ्टर फॉलोइंग अ स्पेसिफाइड प्रोसीजर। जो प्रोसीजर हमें सेक्शन 73 में दिया हुआ है, वो प्रोसीजर फॉलो करके एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी फंड्स बोरो कर सकती है पब्लिक से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या प्रोसेस है फंड्स बोरो करने का। एक पब्लिक कंपनी जो है एलिजिबल है उसका, वो कैसे बोरो कर सकती है, क्या क्या उसे फॉर्मेलिटीज करनी है अंडर कंपनी लॉ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में अगर कंपनी ने पैसा या फंड्स बोरो कर लिया है किसी भी वे से, कुछ भी नोमेनक्लेचर दे के अकाउंट्स में, तो उसकी हम कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, कौन से फॉर्म में रिटर्न जाएगी, उसकी ड्यू डेट क्या होगी उस रिटर्न की, और ये इस रिटर्न में हमें क्या क्या ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है, क्या क्या हमें लिखना है उसमें। क्या हम सिर्फ डिपॉजिट के बारे में लिखेंगे या फिर जो डिपॉजिट नहीं भी होंगे उसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। चलो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डराने वाली चीज़ कर लेते हैं। तो डराने वाली चीज़ में है पनिशमेंट क्या है डिपॉजिट की। हाँ जी, हमने किसी से भी पैसा उठा लिया, किसी से भी फंड्स ले लिया, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसकी होगा क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं किसी से भी पैसा लेने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही हैवी पेनल्टीज है गाइस। आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है ये डिपॉजिट का। कोई भी कंपनी अगर किसी आउटसाइडर से पैसा ले लेती है जो एलिजिबल भी नहीं है और उसने प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया है और उसने वॉयलेट कर दिए सारे प्रोविजंस, तो उसकी क्या क्या पेनल्टी है, क्या क्या पनिशमेंट है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पेनल्टी है वो दो जगह दी हुई है। एक तो रूल्स में दी हुई है, जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल है 2014, उसका रूल 21 हमें बताता है कि अगर आप मान के चलो कि आपने पैसा लिया, आपने फंड्स लिया, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो रिटर्न ना फाइल करने का या रिपोर्ट ना करने का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा कंपनी में, जो कंपनी को ऑफिसर होगा, उस पे 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो ये जो 5,000 रुपये का फाइन है ये बढ़ जाएगा और ज़्यादा, 5,000 फॉर एवरी डे, और बढ़ेगा ये 5,000 फॉर एवरी डे लगना शुरू हो जाएगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। तो गाइज ये बहुत ही हार्श प्रोविजंस है। दूसरी साइड है, इसमें हम देखेंगे कि सेक्शन 76A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। सेक्शन 76A जो है वो हमें बताता है कि अगर सेक्शन 73 से सेक्शन 76 का कोई भी डिफॉल्ट होता है, अगर कोई पब्लिक कंपनी या एलिजिबल पब्लिक कंपनी मनी बोरो करती है पब्लिक से और वो जो ड्यू प्रोसीजर दिया हुआ है वो फॉलो नहीं करती है, उसका डिफॉल्ट करती है, जैसे हमें पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होती है वो अनाउंसमेंट नहीं करती है, और जो फॉर्मेलिटीज़ दे रखी हैं सेक्शन 73 में
वो फुलफिल नहीं होती है। हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी होती है एक साल में एक बार, अगर वो नहीं लेती है तो उस केस में जो कंपनी है उसको जो डिपॉजिट, जो मनी बोरो की हुई है उसको तो रिटर्न करना ही है, उसके साथ साथ उस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। इसके साथ फाइन भी लगेगा जो मिनिमम 1 करोड़ का होगा और ट्वाइस ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, मतलब कि जो मनी उन्होंने बोरो की है उसका दुगना और 1 करोड़ मिनिमम, विच एवर इज लोअर। तो ये बड़ा ही हार्श प्रोविजंस है, पर ये यहाँ तक नहीं रुकेगा सिर्फ, ये 10 करोड़ तक भी जा सकता है ये फाइन। ठीक है, ये कंपनी पे है फाइन। और जो ऑफिसर्स होंगे कंपनी के, जो KMPs होंगे, उनको इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल होगी 7 साल तक की। और जो फाइन होगा उसके साथ साथ वो मिनिमम जो होगा वो 25 लाख से शुरू होके 2 करोड़ तक जा सकता है उनका फाइन। हाँ, अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑफिसर है कंपनी के उन्होंने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, विलिंगली और नोइंगली, with intention to deceive the company or its shareholder or depositor or creditor or tax authority, he shall be liable for action under section 447. 447 is a giant section जो हम बहुत ही हार्श प्रोविजंस हैं। तो कहने का मतलब है कि डिपॉजिट, अगर कंपनी पैसा बोरो कर रही है, मनी बोरो कर रही है, फंड्स बोरो कर रही है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे कंपनी लॉ में क्या क्या प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग। अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो उनको ये इन पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है और ये हार्श प्रोविजंस लग सकते हैं कंपनी पे। तो आपको पता लग ही गया होगा कि कितने ज़्यादा हमें सतर्कता बरतनी है इस सब चीज़ों को डील करते टाइम। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिपॉजिट्स क्या होता है। बेसिकली कंपनी लॉ में डिपॉजिट की जो डेफिनेशन है उसमें हमें बताया गया है, डिपॉजिट की डेफिनेशन रूल 21C ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 में दी हुई है। उसमें हमें बताया है कि कोई भी रिसिप्ट ऑफ मनी, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी या फिर एनी काइंड ऑफ लोन या बोरोइंग अगर कंपनी लेती है तो उसे डिपॉजिट बोलते हैं। सिंपली कोई भी अमाउंट, एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी इन एनी फॉर्म, वेदर बोरोइंग, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब डिपॉजिट में आएगा। और अगर डिपॉजिट में आएगा तो डिपॉजिट के प्रोविजन फॉलो होंगे। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो अभी हमने पेनल्टी देखी है, वो पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएंगी इन सिंपल वर्ड्स। तो अभी हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन है जो रूल 21C ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल में दी हुई है उसमें कुछ जो रिसिप्ट ऑफ मनी है उसको एक्सक्लूड किया हुआ है ताकि उस पे ये जो हार्श प्रोविजंस हैं ये अप्लाई ना हो। तो अगर वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो अभी मैं आप बताने जा रहा हूँ, अगर उस तरीके से पैसा आता है तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा और उस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। पर उसको लेके हमें एक रिटर्न फाइल करनी है जिसमें हमें वो आइटम भी बतानी है जो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आती है। ये अभी रिटर्न के टॉपिक पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आइटम है जो डिपॉजिट के वर्ड में नहीं आते हैं, डिपॉजिट के क्राइटेरिया में नहीं माने जाते हैं। सबसे पहला, अगर कंपनी किसी गवर्नमेंट से मनी रिसीव करती है, इंडियन गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, बैंक या फिर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी रिसीव करती है, किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी और हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उससे भी अगर मनी रिसीव करती है बाय वे ऑफ बोरोइंग या लोन, तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा।
ठीक है, तो जो मनी रिसीव कर रही है उसके रिस्पेक्ट में डिपॉजिट के जो सेक्शन 73 से 76 के प्रोविजंस हैं वो हमें फॉलो नहीं करने हैं। दूसरी चीज है, अगर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे सकती है। अगर हमारी कोई कंपनी है और वो दूसरी कंपनी से मनी रिसीव कर रही है तो इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बिटवीन टू कंपनीज। तो ये भी डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर है, इसमें भी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। हाँ, पर हमें ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जो होता है DPT 3 फॉर्म, उसमें हमें ये मेंशन करने की ज़रूरत है, उसमें हम मेंशन करेंगे इस चीज़ को। हाँ, और थर्ड जो है हमारा अगर कंपनी एडवांस में शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेती है, जो प्रपोज्ड शेयर होल्डर्स हैं जो हमारे कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, उनसे अगर मनी ले लेती है एडवांस में शेयर एप्लीकेशन मनी, वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आती है। हाँ, पर इसकी एक कंडीशन है कि जो शेयर्स हैं वो 60 दिन के अंदर अलॉट हो जाने चाहिए। अगर शेयर्स जो है 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं होती है तो उसको कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है कि 15 दिन के अंदर उसे रिफंड करें उस मनी को जो ली है कंपनी ने, एक्सेप्ट की है। अगर वो ऐसा नहीं करती है कंपनी तो उसको भी डिपॉजिट मान लिया जाएगा और जो सेक्शन 73 है, सेक्शन 73 के प्रोविजन कंप्लाई करने पड़ेंगे उस कंपनी को। हाँ, इसमें एक और बात है कि कोई भी एडजस्टमेंट, मान के चलो कि अगर मान लो कंपनी को उस प्रपोज शेयर होल्डर है उसको पैसा देना था और शेयर एप्लीकेशन के फॉर्म में उससे पैसा आ भी गया, तो उसकी कोई एडजस्टमेंट करके हम इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, उसको रिफंड नहीं माना जाएगा। बेसिकली कंपनी को अलॉटमेंट करनी है 60 डेज में। अगर कंपनी फेल हो जाती है अलॉटमेंट करने में तो उसे 15 दिन के अंदर मनी को रिफंड करना पड़ेगा। अगर वो रिफंड नहीं करती है तो वो डिपॉजिट की क्राइटेरिया में फॉल करेगा। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया से बाहर है डिपॉजिट के, वो है अगर हम मनी रिसीव करते हैं डायरेक्टर से, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे अगर हम मनी बोरो करते हैं या फिर उनके रिलेटिव से भी अगर हम बोरो करते हैं मनी, तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर है, प्रोवाइडेड, इस पे भी एक कंडीशन है। क्या है कि जो मनी डायरेक्टर से आ रही है वो कोई ऐसी मनी नहीं है जो बोरोड है ऑलरेडी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर ने किसी बैंक से मनी बोरो करी और देन वो मनी वो कंपनी में दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा कि ये जो मैं मनी कंपनी को दे रहा हूँ ये कोई भी बोरोड फंड से नहीं है, ये मेरी अपनी मनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्टर से कोई भी मनी रिसीव होती है किसी भी फॉर्म में, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो जो नेक्स्ट है हमारा, अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर इशू करते टाइम वो सिक्योर्ड है और कन्वर्टेबल है विद इन 10 ईयर, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर वो डिबेंचर सिक्योर्ड है और कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है विद इन 10 ईयर, तो उसको उसके रिस्पेक्ट में जो भी मनी रिसीव हुई है कंपनी को, तो वो भी डिपॉजिट से बाहर है, वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर है, अगर हम नॉर्मली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हम गुड्स या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कोई भी एडवांस मनी रिसीव कर लेते हैं, तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर है। हाँ, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हम गुड और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कोई भी अगर एडवांस ले लेते हैं और वो अगर
365 दिन पूरे साल हमारे पास ही रहता है, हम उसकी जो गुड और सर्विस हमें देनी है वो हम नहीं देते हैं, 365 दिन हमारे पास ही रहता है, तो हमें उसको रिफंड करना है 15 दिन के अंदर। 365 दिन के बाद 15 दिन के अंदर हम उसे रिफंड करना है। अगर वो रिफंड नहीं किया तो वो डिपॉजिट के क्राइटेरिया में फॉल करेगा। हाँ, तो इतना समझ आ गया। नेक्स्ट है, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज से, अपने वर्कर्स से अगर मनी लेती है, फंड्स लेती है किसी भी फॉर्म में एज अ सिक्योरिटी, तो वो ले सकती है उनकी एनुअल सैलरी तक, वो डिपॉजिट के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई भी अमाउंट कंपनी लेती है बाय वे ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है और जो ट्रस्ट में रखा हुआ है कंपनी का कोई ट्रस्ट है उसमें रखा हुआ है, तो वो भी डिपॉजिट के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगा। और इसी तरीके से अगर कंपनी बाय वे ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड के जरिए, एज पर जो सेबी ने स्पेसिफाई किया हुआ है उसके जरिए भी अगर मनी रिसीव होती है कंपनी को, तो वो भी डिपॉजिट के क्राइटेरिया से बाहर है। इसके बाद कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने लोन दिया कंपनी को, तो वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन से बाहर है। हाँ, यहाँ पे कुछ कंपनियां एग्जेम्प्ट है, जैसे निधि कंपनी से अगर कोई मनी हम बोरो करते हैं तो वो भी डिपॉजिट के क्राइटेरिया से बाहर है। चिट फंड कंपनी से अगर कोई मनी बोरो होती है तो वो भी क्राइटेरिया से बाहर है। और एक स्टार्टअप, अगर कोई स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है किसी ने अंडर DPIIT, वो स्टार्टअप 25 लाख या उससे ज़्यादा के कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करके मनी बोरो कर सकती है, लेकिन जो वो मनी बोरो कर रही है वो एक सिंगल ट्रांच में होनी चाहिए और एक बाय सिंगल पर्सन होनी चाहिए, अदरवाइज उसको डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा। हाँ, तो अब हम देखेंगे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं एक प्राइवेट कंपनी पे, जो बेसिकली इन द डेफिनेशन इटसेल्फ, प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है उसी में ही बताई गई है, जो हम आर्टिकल में स्पेसिफाइड होती हैं एवरी प्राइवेट कंपनी के। सबसे पहली जो रिस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट कंपनी पे, वो है कि वो पब्लिक से किसी भी फॉर्म में डिपॉजिट फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है बाय इनविटेशन, वो इनवाइट नहीं कर सकती इक्विटी या डिबेंचर, और पब्लिक में जाके पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी पे। और इसके जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ये आर्टिकल में ही कंडीशन होती है। इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल मिलता है, जो कि स्पेसिफाइड होता है आर्टिकल में ही। पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, अगर वो रिनाउंस करते हैं किसी के फेवर में या फिर वो डिक्लाइन कर देते हैं लेने से, तब ही किसी आउटसाइडर को हम शेयर इशू कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डिपॉजिट के जो प्रोविजंस हैं उसमें किस फॉर्म में हमें, जो हमने मनी बोरो की है, जो कंपनी ने मनी बोरो की है, उसको रिपोर्ट करना है, और वो किस फ्रीक्वेंसी में करना है, एनुअली करना है या हाफ ईयरली करना है, और किन किन कंपनी को करना है। सबसे पहले एवरी कंपनी, हर कंपनी को रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना होता है। ये एनुअली जाता है, एनुअली ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर। 30 जून
से पहले हमें रिटर्न फाइल करनी होती है डिपॉजिट की, जो ई फॉर्म DPT-3 में जाती है। DPT-3 में हमें डिपॉजिट तो बताना ही है, इसके साथ साथ हमें वो भी ट्रांजेक्शन बतानी है जो डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर है, जैसे कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। अगर किसी कंपनी ने फंड्स दिए कंपनी को, तो वो हमें रिपोर्ट करनी है। अगर कंपनी ने फंड्स लिए हैं किसी मेंबर से या किसी डायरेक्टर से, तो भी वो रिपोर्ट करने हैं। अगर किसी एम्प्लॉय से फंड्स लिए हैं, तो भी वो रिपोर्टिंग होगी फॉर्म DPT-3 में। तो होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो में, मेरे आज के इस वीडियो में। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो। हम इन सर्विसेज में डील करते हैं। कोई भी अगर क्वेरी है या क्लैरिफिकेशन है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।